कैसे हो भाई लोग? सर बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है सेक्शन 17 क्लॉज 2। ये बात करता है हमारी परक्विजिट के बारे में। और मोस्ट प्रोबेबली आज हम सैलरी ख़त्म कर लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। परक्विजिट की बात करते हैं हम। ठीक है, मीनिंग ऑफ परक्विजिट क्या होता है? एनी कैजुअल एमोल्यूमेंट और बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी। जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। जी सर, 17(1) में बताया था सर आपने सैलरी की डेफिनेशन। बहुत अच्छे। उसके अलावा आपको अलाउंसेस मिल सकते हैं सर। जी, आपने बताया था। जी, उसके बाद आपको परक्विजिट मिलती है सर। अलाउंसेस में आपने बताया था कि ये फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी होता है। जी हाँ, अलाउंसेस इज अ फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी। फिक्स्ड अमाउंट होता है, आपको ये रिसीव होगा, जिसमें हमने 10-14 जनरल अलाउंसेस 10-14(1) और 2 के अलाउंसेस पढ़े थे। जी सर। अब क्या है, परक्विजिट क्या होता है? एक इमोल्यूमेंट और बेनिफिट होता है जो आपकी पोजीशन है कंपनी में, मतलब जिस डेजिग्नेशन पे आप काम करते हैं या फिर आपका कोई ऑफिस है, उसकी अकॉर्डिंगली आपको दिया जाता है इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी से अलग। जी हाँ, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। परक्विजिट इज नॉट फिक्स्ड अमाउंट, इट इज अ कैजुअल इमोल्यूमेंट, कभी भी दे सकता है। ठीक है जी सर। जी, टैक्सेबिलिटी कैसी होती है? देखो, परक्विजिट देगा कौन? सर आपने बताया था कि भाई सैलरी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। जी, तो परक्विजिट अलाउ करेगा एम्प्लॉयर। टैक्सेबल कब होगी वो बता रहा हूँ मैं आपको। अलाउ करेगा अगर एम्प्लॉयर, और किसको अलाउ करेगा? लेगा कौन परक्विजिट को? एम्प्लॉय या फिर एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में आप आएंगे, आपकी वाइफ आएगी, पेरेंट्स आएंगे, चाहे ये दोनों डिपेंडेंट हों या फिर ना हो, सर्वेंट आएगा आपका, और सर्वेंट की जो वाइफ होगी उसके बच्चे आएंगे और वाइफ भी आएगी, और जितने भी डिपेंडेंट होंगे आप पर वो सारे लोग आ जाएंगे। जी सर। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को, ठीक है, और या फिर किसी उसके हाउस होल्ड को, दूसरी कंडीशन रिजल्टिंग इन नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज। ठीक है, वो आपको जो परक्विजिट देगा वो आपकी पर्सनल एडवांटेज के लिए होनी चाहिए, मतलब आपको पर्सनली उससे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो परक्विजिट आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। अब कैसे टैक्सेबल होगी, कौन कौन सी परक्विजिट टैक्सेबल होगी, कौन सी एग्जाम्प्ट होगी, वो हम बताएंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये जाना 17(2) में मीनिंग ऑफ परक्विजिट क्या होगा, टैक्सेबिलिटी उसकी कब होगी। ठीक है, दो कंडीशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा या फिर उसके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, दूसरी कंडीशन रिजल्टिंग इन नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज। जी, मैटर नहीं करता कि आप करंट जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको मिले या फॉर्मर एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। ठीक है, कोई भी प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद मेंबर ऑफ हाउस होल्ड मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस आता है गाइस, आगे हम वैल्यूएशन करेंगे तो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस आता है। किसी भी कंपनी के लिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, सारे ही एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। अब आप पढ़ लीजिए, आप कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहला ये बोल रहा है भैया कि अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन अ मैनर, इन एनी मैनर, सॉरी, डायरेक्टर अगर कंपनी में है और कंपनी का एम्प्लॉय है किसी भी मैनर में, तो वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो एक दिन के लिए डायरेक्टर हो, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे नॉन वर्किंग डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, अगर वो एम्प्लॉय है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। ठीक है, तो मीन्स अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। सेकेंड, कोई भी एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉयर की कंपनी में, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जिसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोले तो 20% और मोर वोटिंग राइट और प्रॉफिट इन द कंपनी। जी हाँ, वोटिंग राइट, बोर्ड मेंबर की मीटिंग में आपके 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट होने चाहिए, और कंपनी के प्रॉफिट में 20% की आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बन जाएंगे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तीसरा एम्प्लॉय कह रहा है भैया एन एम्प्लॉय हैविंग एग्रीगेट सैलरी ऑफ मोर देन 50K ऑफ ऑल एम्प्लॉयर। जी हाँ, 50,000 रुपये पर एनम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 50,000 रुपये एक साल में अगर किसी की सैलरी है, चाहे एक से या फिर बहुत सारे एम्प्लॉयर, अगर जगह जगह जॉब करता है सबसे मिला के, तो वो बन जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सभी एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, गॉट इट।
एक चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली 20% वोटिंग पावर बताया मैंने, ऐसा नहीं है कि अगर आप हैं, आपकी वाइफ भी जॉब करती है, 10% वाइफ का है, 10% आपका है, तो बोलेंगे नहीं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमारा दोनों का मिला के 20% हो रहा है, तो वी विल बी अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का देखा जाएगा। ठीक है जी सर, गॉट इट। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने परक्विजिट का मीनिंग, टैक्सेबिलिटी, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, 4 चीज़ें कवर की जी। अब थोड़ी स्पीड रेस करता हूँ मैं। अब मैंने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए परक्विजिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने लिखी है एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, क्या क्या परक्विजिट एग्जेम्प्ट होंगी। दूसरा लिखा है मैंने टैक्सेबल परक्विजिट, कौन सी परक्विजिट टैक्सेबल होगी। तीसरा लिखा है मैंने रूल 3 कवरिंग परक्विजिट। ठीक है, इसमें वैल्यूएशन करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से एग्जेम्प्ट परक्विजिट बताता हूँ मैं। जी हाँ, क्विकली, टी और स्नैक्स अगर आपको दिए हैं ऑफिस के वर्किंग आवर्स में, कंपनी आपको टी या फिर कोको कोला, पेप्सी, स्नैक्स कुछ प्रोवाइड कराती है, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट परक्विजिट हो जाएगी। जी हाँ, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी सैलरी के अंदर। फूड, अगर आपको वर्किंग प्लेस में एम्प्लॉयर फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब फूडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट परक्विजिट होगी। जी हाँ, मतलब टैक्सेबल नहीं होगी। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, सपोज आपकी कंपनी में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का ग्रुप ऐसा है जो किसी तरह से चैलेंज है फाइनेंशियली या फिर किसी तरह से, अगर एम्प्लॉयर कंपनी उन एम्प्लॉय के लिए किसी तरह की रिक्रिएशनल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करती है, तो वो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। जी, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने किसी गुड्स का मैन्युफैक्चर एम्प्लॉयर करता है और वो गुड्स अपने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे बेच दिया। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ कंसेशनल रेट पे, मतलब जितना उसका वैल्यू है उससे कम पर बेच दिया, नॉर्मल फेयर मार्केट वैल्यू से कम में दे दिया, बट फ्री में नहीं देगा। फ्री में देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंसेशनल रेट पर अगर दे दिया और वो गुड्स खुद एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, कन्वीनियंस फैसिलिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस के सारे अलाउंसेज और कन्वीनियंस फैसिलिटी मैंने आपको बताया था एग्जेम्प्ट होंगे जी। और एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर कोई कैब प्रोवाइड करता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए, जी हाँ, कन्वीनियंस फैसिलिटी टू एनी एम्प्लॉय फ्रॉम ऑफिस टू रेजिडेंस एंड वाइस वर्सा विल बी एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। जी हाँ, फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अलाउंसेस मत सोच लेना, कन्वीनियंस फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद ट्रेनिंग, किसी तरह का खर्चा आपका एम्प्लॉयर आपकी ट्रेनिंग पर करता है, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट परक्विजिट हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहले भी मैंने बता दिया था इसको, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इंडिया से बाहर जॉब कर रहा है, तो उसको जो भी गवर्नमेंट परक्विजिट प्रोवाइड करेगी तो वो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जी हाँ, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन किसी पेंशन या डेफर्ड एन्युटी स्कीम में, मतलब किसी भी स्पेसिफाइड स्कीम में, स्टाफ का, पूरे स्टाफ का ग्रुप इंश्योरेंस उसने ले लिया, या फिर किसी एम्प्लॉय के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले ली, तो एग्जेम्प्ट परक्विजिट हो जाएगी। सर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्यों एग्जेम्प्ट होगी? क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का बेनिफिट जो होता है इमीडिएट बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, इमीडिएट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इमीडिएट बेनिफिट उसको मिलता नहीं है भाई, एक्सीडेंट होगा तब जाके कुछ उसके हाथ में आएगा, तो उसके लिए वो एग्जेम्प्ट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद लोन, अगर 20,000 तक का लोन एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हो या फिर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हो, अगर लोन का अमाउंट बिलो 20,000 रुपीज़ है तो वो हमारे लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है जी हाँ, अगर एम्प्लॉय किसी डिसीज से गुजर रहा है, मतलब उसको कोई डिजीज़ है और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे कुछ खर्चा हुआ है, उस खर्चे को करने के लिए उस एम्प्लॉय ने अपने मालिक से कुछ लोन लिया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रूल 3A के अंदर एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय स्पेसिफाइड इन रूल 3A विल बी एग्जेम्प्ट। जी सर। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको इन इंडिया, आगे बताऊंगा, अभी बेसिकली बता दूंगा, अगर इंडिया के अंदर किसी भी तरह की आपको एम्प्लॉयर मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बट मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल है। ठीक है,
periodicals एंड जर्नल आपको प्रोवाइड करा रहा है तो वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है। टेलीफोन मोबाइल का बिल आपका पे कर रहा है एम्प्लॉय, आपको टेलीफोन मोबाइल के एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसका बिल आपका आ रहा है, उसका रिम्बर्समेंट आपको कर रहा है, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट परक्विजिट है। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी, जी हाँ, फ्री एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को या फिर उसके चिल्ड्रन को, तो वो एग्जाम्प्ट है अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके 10 बच्चे भी हो सकते हैं तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है जी सर। कंप्यूटर और लैपटॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसफर्ड। अगर वो आपको सेल नहीं, आपको कंपनी ने लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे दिया या फिर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दे दिया तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट परक्विजिट हो जाएगी, बट उसकी ऑनरशिप किसके पास रहनी चाहिए? एम्प्लॉयर के पास। जी सर। उसके बाद मूवेबल एसेट, किसी भी तरह की मूवेबल एसेट अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सेल कर दी या गिफ्ट दे दिया, अदर देन कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अदर देन कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर आपने आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको किसी तरह की एसेट जो है मूवेबल है अगर वो, और वो लाइक बाइक, मोटरसाइकिल की बात करूँ, आपको सेल कर दी, गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके लिए एग्जेम्प्ट। कंडीशन ये है कि वो जो एसेट है वो एम्प्लॉयर ने 10 साल कम से कम यूज़ कर ली हो खुद, उसके बाद आपको दी हो। जी सर। LTC सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, आगे हम पढ़ेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन, जी हाँ, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको, जी हाँ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे रखा हो फ्री में, जी सर, तो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा? नहीं सर, हमारे लिए एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अच्छा, किसके लिए एग्जाम्प्ट होगा? सर उसके लिए एग्जाम्प्ट होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है या फिर हमारे देश की दीमक है। दीमक जब भी बोलूँगा आप समझ जाएंगे मैं किसी ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ या फिर यूनियन मिनिस्टर और अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट का कोई भी मतलब नेता टाइप जो भी होगा, उसको अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है तो उसके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट परक्विजिट। ठीक है। एकोमोडेशन, अब बात करूँ सिर्फ एकोमोडेशन, आपका ट्रांसफ़र किया एम्प्लॉयर ने बोला आप जाइए दिल्ली से बेंगलुरु और कुछ काम है वहाँ पर, रुक के आइए। आप बेंगलुरु में गए, आपने होटल में स्टे किया, अगर वो स्टे 15 दिन से कम का है तो आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट, अगर 15 दिन से ज़्यादा का है तो हो जाएगा टैक्सेबल। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिमोट एरिया में किसी माइनिंग साइट, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन साइट, किसी ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, उस केस में आपको कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है तो हो जाएगा आपके लिए एग्जेम्प्ट। जी सर। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, अगर आपके एम्प्लॉयर ने, जी हाँ, ये असेसमेंट ईयर 2003 और 4 के बाद रूल आया था, अगर आपके एम्प्लॉयर ने किसी भी तरह की नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर कोई टैक्स दिया, ओके, तो आपके लिए वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट परक्विजिट। ठीक है जी सर। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट क्लब की फैसिलिटीज़ बेसिकली एग्जेम्प्ट होती हैं, बट आगे किस तरह से टैक्सेबल होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जी सर। अब बात करते हैं हम टैक्सेबल परक्विजिट की। सबसे पहले टैक्सेबल परक्विजिट में मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया रेंट फ्री एकोमोडेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर। रेंट फ्री एकोमोडेशन बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। मतलब एकोमोडेशन एक तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर की हो सकती है, लाइक आपको हाउस दे दिया रहने के लिए, फ्लैट दे दिया, फार्म हाउस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की होती है, लाइक शिप में रहने को दे दिया आपको, शिप फिक्स नहीं है ना, फ्लोटिंग है, मोबाइल होम कारवां इस टाइप का कुछ आपको, तो ये फिक्स्ड फ्लोटिंग दोनों तरह की स्ट्रक्चर होते हैं परक्विजिट के। ठीक है। अब क्या है, पहले तो हमने डिसाइड कर लिया अगर RFA मिलेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और हमारे देश के दीमक जो MLA वगैरह होते हैं इनको मिलेगा तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अदरवाइज 3 कैटेगरी के लोग आ जाते हैं हमारे इनके अलावा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, दूसरा ऐसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो डेप्यूटेशन पे सर्व कर रहे हैं, जी हाँ, डेप्यूटेशन बेसिस पे सर्व कर रहे हैं जी, ठीक है, उनके लिए, और उसके बाद आ जाएगा बाकी बच्चे कुछ एम्प्लॉय के लिए जिसमें नॉन गवर्नमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी सर। जी
अब क्या है, अगर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, इसमें मिलिट्री का बंदा भी आ जाएगा, मतलब आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं वो इस पहले वाले ए पॉइंट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या टैक्स, क्या आरएफए की वैल्यूएशन होगी, जो लाइसेंस फी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। जी सर। केस बी आता है हमारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी फॉर द ऑक्यूपेशन पीरियड, जितने पीरियड के लिए उसको वो एकोमोडेशन रेंट फ्री प्रोवाइड किया है उतने पीरियड की हम निकालेंगे 15% सैलरी, ड्यू बेसिस पर निकालेंगे, ठीक है। जी हाँ सर, अलग अलग स्लैब है, आगे आप पढ़ लीजिए। 50 जहाँ आप रह रहे हैं अगर उसकी पॉपुलेशन जो है 25 लाख प्लस है तो 15% सैलरी हो जाएगा, 10 to 25 है तो 10% हो जाएगा, और बिलो 10 लाख और अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी फॉर द ऑक्यूपेशन पीरियड, ठीक है। तो अब ड्यू बेसिस पर सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, टोटल आप निकाल लेंगे, उसके बाद जितने पीरियड के लिए आपने ऑक्यूपाई किया उतने पीरियड से हम डिवाइड कर देंगे, फिर निकालेंगे, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी। अब केस सी आएगा जिसमें अदर एम्प्लॉयज़ कवर हो जाएंगे, ठीक है। अदर एम्प्लॉयज़ के क्या केस में क्या होगा, सबसे पहला सेम केस, अगर 25 लाख प्लस की पॉपुलेशन है जहाँ पर आपको आरएफए प्रोवाइड किया हुआ है तो 15% ऑफ सैलरी फॉर द ऑक्यूपेशन पीरियड, ठीक है। और अगर वो ऑक्यूपेशन किसका है, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो अगर एम्प्लॉयर की ओन्ड है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर की ओन्ड प्लेस है, खुद का है उसका एकोमोडेशन, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 15% ऑफ सैलरी आपका निकाल लिया जाएगा ऑक्यूपेशन पीरियड के लिए, वो हो जाएगी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब बी और सी में सिमिलरिटी एक तरह से सेम है, सी में डिफरेंट तब हो जाएगा अगर वो एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर ने जो एकोमोडेशन आपको रहने के लिए दे रखा है वो उसका खुद भी रेंट देता है, उस केस में जो भी परसेंटेज हम निकालेंगे 1 2 3 रोमन में लिखा हुआ है जो 15 10% 7.5% इतना वैल्यू, और जितना एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है वो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, जी हाँ, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल परक्विजिट, किसके लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। जी सर, जी जी सर। उसके बाद मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन स्टफ्स बताए हैं। सैलरी क्या लेंगे, सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्यू बेसिस पे मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद ड्यू बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जितने पीरियड के लिए रह रहे हो आप, मतलब जितने पीरियड के लिए आपने ऑक्यूपेशन को यूज़ किया है। सैलरी का मतलब बेसिक हो जाएगा, डीए ऐड कर लेंगे, हैशटैग जहाँ भी मैं लगाऊंगा डीए लेंगे आप, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद बोनस ऐड करेंगे, कमीशन ऐड करेंगे, फीस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेज हैं वो सारे ऐड करेंगे, और ऑल एनी अदर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट लाइक लीव इनकैशमेंट होता है, ठीक है, वो हम आपका ऐड कर लेंगे, बाकी कोई परक्विजिट को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जी सर। अगर मान के चलिए आपको 2 हाउस प्रोवाइड कर दिए तो उस कंडीशन में 90 डेज तक एम्प्लॉयर आपको, 90 डेज तक, ये एक्ट बोलता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट कि 90 डेज तक भैया 3 महीने तक को आप दोनों में से किसी भी हाउस की वैल्यू ले सकते हो जो आपकी कम निकल के आएगी, ठीक है, एज पर जो हमने कैलकुलेशन पीछे करी थी 15%, 7.5% और 10% वाली, ठीक है। लेकिन 90 डेज के बाद अगर आपने एक हाउस सरेंडर नहीं किया एम्प्लॉय को, मतलब आपके एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया, आप दूसरी जगह भी कर दिया, आपकी पोस्टिंग कर दी, लेकिन आपने वो वाला हाउस सरेंडर नहीं किया, तो उसके बाद दोनों हाउस की वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी। जी सर, क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी सर, ऐसे ही होगा। अगर आपको फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो नॉर्मल वैल्यू जो निकलेगी वो, प्लस अगर जो भी फर्निशिंग प्रोवाइड कर रखी है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी फर्नीचर आपको प्रोवाइड किया है। अगर हायर्ड किया हुआ है तो एक्चुअल हायर चार्जेस जितने भी पे कर रहा है एम्प्लॉयर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, जो भी मैं अलाउंसेज में भी बोल दी थी और आगे भी बोलूँगा, परक्विजिट में जितना भी एम्प्लॉयर आपसे चार्ज कर लेगा, जो अमाउंट ले लेगा वो हम लेस कर देंगे आपकी परक्विजिट वैल्यू में से, ठीक है। तो बाकी बचेगा हमारा टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। तो जितना भी हमारा एकोमोडेशन जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी, अगर इन केस एम्प्लॉयर ने, मालिक ने एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर लिया है, सपोज आपसे भी 2 रुपये चार्ज कर लिए, तो उतना अमाउंट हम कर देंगे उसमें से लेस। जी सर, जी
अब उसमें एक पॉइंट था एकोमोडेशन होटल, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि मान के चलिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको भेज दिया दिल्ली से बेंगलोर, ठीक है जी सर। उस केस में क्या परक्विजिट की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी दोनों में से जो भी कम होगा वो आ जाएगी हमारी वैल्यू। ए होगा 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। जितने पीरियड के लिए आप अकोमोडेशन को यूज़ कर रहे हैं उतने पीरियड के लिए आप सैलरी निकालेंगे। सैलरी का सेम मीनिंग है जो RFA मिल गया था, बेसिक DA, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, फीस, कमीशन, बोनस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ऑल नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। परक्विजिट को हम एक्सक्लूडिंग करेंगे एक्सेप्ट लीव ट्रैवल सॉरी लीव इनकैशमेंट के, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो 24% ऑफ सैलरी। सेकंड में आएगा एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल, जितना भी आप उस होटल में रहने के लिए चार्जेस को पे करेंगे वो, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा दैट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, अगर एकोमोडेशन 15 दिन से कम की है, ठीक है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किया, अगर दिल्ली से बेंगलोर भेजा और 15 दिन से कम की एकोमोडेशन है, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो हमारी कोई भी वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी एकोमोडेशन होटल को रिलेटेड, ठीक है जी हाँ। अगर एम्प्लॉय ने कुछ अपनी जेब से पे किया तो वो हम लेस कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जी। और एकोमोडेशन होटल का दोनों के लिए सेम रूल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है जी सर। नीचे नोट डाला हुआ है, अगर 15 दिन से एक्सेस आप रहते हैं, लाइक आप 45 डेज रहते हैं, तो 45 में से 15 डेज आपके माइनस कर जाएंगे, बाकी 30 डेज के लिए आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एम्प्लॉयर, जी हाँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि एग्जेम्प्ट होता है, पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उसका इमीडिएट बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब एक्सीडेंट होगा तब जाके कुछ मिलेगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई एम्प्लॉयर आपका देता है या फिर सुपर एनुएशन किसी तरह से किसी फंड में डिपॉजिट करता है, ठीक है, इस तरह का कोई अमाउंट, तो वो आपके लिए हो जाएगा पूरी तरह से टैक्सेबल, ठीक है। बट एम्प्लॉय उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेगा अंडर सेक्शन 80C के अंदर, जो क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है जी हाँ। उसके बाद स्वीट इक्विटी शेयर्स, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको SES प्रोवाइड कर रखा है, जी हाँ, स्वीट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर जो कंपनी एम्प्लॉय को इश्यू करती है, डायरेक्टर को इश्यू करती है डिस्काउंट पर, ठीक है, ठीक है। किसके लिए, अगर आपने कंपनी को किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाया है, किसी तरह का इंटेलेक्चुअल राइट प्रोवाइड करने में या नो हाउ प्रोवाइड करने में, किसी तरह का कंपनी को कोई फ़ायदा, अगर कंपनी को लगता है ये एम्प्लॉय अच्छा है, कंपनी के किसी ना किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो कंपनी उसको अपने एम्प्लॉय को स्वीट इक्विटी शेयर्स इश्यू करती है। उस केस में कैसे वैल्यूएशन करेंगे, जिस दिन, जी हाँ, जिस दिन एम्प्लॉय ने, मान के चलिए एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, बोला आपको कब, एम्प्लॉयर ने बोला 1 अप्रैल 2018 को कि सर आप ले लीजिए, अपने एम्प्लॉय को बोला 100 शेयर ले लीजिए इस कंपनी के आप, मैं कंपनी हूँ, मैं आपको 100 शेयर दूंगा सिर्फ 50 रुपये पर शेयर पे। एम्प्लॉय खुश हो गया, एम्प्लॉय ने कहा ठीक है मैं ले लूँगा, बट एम्प्लॉय ने वो ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कब किया, बात कब मानी, वो मानी मान चलिए 1 अप्रैल 2018 की बात कर रहा था, एम्प्लॉयर ने मानी 1 अप्रैल 2019 को आगे एम्प्लॉय ने, ठीक है, और एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन 20 मई को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को एम्प्लॉयर ने उससे बोला, 1 अप्रैल 2019 को एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन, ठीक है, बात मानी सॉरी, और फाइनली 20 मई 2019 को एम्प्लॉय ने बोला कि मैं ले लेता हूँ ये शेयर, 100 शेयर 50 रुपये की, ठीक है। तो जिस दिन एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया वो ऑप्शन, जिस दिन एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, उस दिन की उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी वो हम लेंगे। 100 शेयर इश्यू किए थे, एम्प्लॉयर ने बोला था 50 रुपये पर शेयर, ठीक है, और जिस दिन एक्सरसाइज किया मान लीजिए उस दिन उसकी वैल्यू हो गई 400 रुपये, तो 100 × 400 ये हो गया हमारा 40,000, लेस कर देंगे उसमें से
जो एम्प्लॉयर ने उसको वादा किया था, एम्प्लॉयर ने वादा किया था 50 रुपये, तो 100 इंटू 50 5,000 रुपीज़, तो 40,000 में से 5,000 हम लेस कर देंगे, बाकी बचेगा हमारा 35,000, दैट विल बी टैक्सेबल परक्विजिट अकॉर्डिंग टू स्वीट इक्विटी शेयर्स। जी सर जी, गॉट इट। जी सर। उसके बाद आते हैं हम रूल 3 में एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको, जी हाँ ये कार बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, टाटा की न्यू कार है, ये जल्दी मार्केट में आने वाली है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की गाड़ी, जी हाँ, एम्प्लॉयर ने बोला ये लीजिए गाड़ी, ये लीजिए चाबी और आप इसको करिए यूज़। अब उसमें 4 केसेस हो सकते हैं, बेसिकली 3 केसेस हैं, चौथा तो मैंने लिख रखा है, कुछ भी करो नॉट अ परक्विजिट, ठीक है। तो 1 to 3 केसेस मैंने बनाए हैं आपके लिए। पहला केस, अगर वो कार है किसकी, मालिक की, किसकी, एम्प्लॉयर की, और मेंटेन कौन करता है उसको, उसकी रिपेयरिंग ये वो सब कौन कराता है, वो एम्प्लॉयर ही कराता है, ठीक है। मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। तो अगर यूज़ हो रही है ऑफिस के लिए, तो आप अगर पूरी तरह से आपने ऑफिस पर्पज से गाड़ी को यूज़ किया है, ठीक है, तो चाहे वो किसी की भी हो, कोई भी मेंटेन कर रहा हो, वो परक्विजिट नहीं होगी। जी सर। अब बचा क्या, 2, एक पर्सनल पर्पस, एक दोनों तरीके से यूज़ करना, पर्सनल भी और ऑफिशियल भी, ठीक है। तो अगर ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर पहला केस आता है, उस केस में आपने यूज़ किया पर्सनली, ठीक है, तो मेंटेनेंस क्या आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट होगी, जितना मेंटेनेंस होगा उस गाड़ी का वो प्लस डेप्रिसिएशन, कितना, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने हायर कर रखी है, मतलब एम्प्लॉयर ने खुद की भी नहीं है, उसने किराए पर लेकर आपको दे रखी है, तो जो भी हायर चार्जेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, जो भी उसकी रेंट उसको गाड़ी का दे रहा है एम्प्लॉयर, मालिक आपको दे रहा है, वो रेंट प्लस आपसे मेंटेनेंस, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए टैक्सेबल, ठीक है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मेरे भाई कि मान के चलिए आप गाड़ी पर्सनली यूज़ करते हैं, है किसकी, मालिक की, मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भैया मेंटेनेंस भी मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है, और ऑनरशिप भी मेरी है, ठीक है, तो आपके लिए तो मेंटेनेंस भी एक तरह से बेनिफिट हो गया ना, कि सारा कुछ वही दे रहा है, आप तो मजे ले रहे हो गाड़ी के चला के, तो इसलिए जो मेंटेनेंस एम्प्लॉयर खर्चा करेगा वो आपके लिए पूरा टैक्सेबल परक्विजिट बना दी जाएगी। और जो डेप्रिसिएशन, गाड़ी की वैल्यू भी तो कम होगी, घिसे हुए आप चलाओगे उसको 120 की स्पीड पे, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा, तो 10% डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपके लिए, ये दोनों प्लस करके आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल परक्विजिट। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बोथ पर्पज से, ठीक है। अगर आपने कहा, एक्ट बोलता है अगर आप उसी गाड़ी को जिसका मालिक भी एम्प्लॉयर है, उसको मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, अगर बोथ पर्पज से यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी 2,400 पर मंथ और 1,800 पर मंथ। जी हाँ, 2400 और 1800 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब अगर कार आपकी 1.6 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी कार की जो है 1.66 से ऊपर है, तो आपके लिए 2400 पर मंथ वाली स्टैच्यूरी लिमिट लेंगे, अगर इससे नीचे है तो 1800 रुपये पर मंथ वाली, बाकी आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जितना वैल्यू आपके, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ रिकवर कर लिया है, तो वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा बीसी केसेस में से, ठीक है। जी सर जी। सर ये तो हो गया। अब मान के चलिए ओन तो आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन मेंटेन आप खुद कर रहे हो, मतलब मेरे मालिक ने मेरे को गाड़ी दे रखी है, मेंटेन मैं उसको खुद कर रहा हूँ, ऑनर उसका बेशक मालिक है। ऑफिस पर्पज से मैंने बता दिया पूरी तरह से फ्री है, कोई परक्विजिट नहीं है। अगर मैं आपको उसको यूज़ कर रहा हूँ पर्सनल पर्पज से, तो मैं मालिक को बोलूँगा भाई यूज़ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो मेंटेनेंस तो मैं खुद करता हूँ ना, इसका तेल भी मैं डलाता हूँ, इसमें पंचर हो जाता है वो भी मैं लगवाता हूँ, तो मैं वो भी मेरे लिए टैक्सेबल हूँ। एक्ट बोलता है अगर आप उस गाड़ी को पर्सनली यूज़ करते हो जो कि एक्चुअल में एम्प्लॉयर की है, तो आपके लिए मैं सिर्फ टैक्सेबल करूँगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ही नुकसान होगा एम्प्लॉयर को। गाड़ी तो एम्प्लॉयर की है ना, घिसेगी तो गाड़ी एम्प्लॉयर की, वैल्यू उसकी कम होगी ना, तो वो आपके लिए मैं कर दूंगा टैक्सेबल डेप्रिसिएशन। लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सी पॉइंट आता है, अगर आप उसी गाड़ी को बोथ यूज़ कर रहे हो,
कौन सी गाड़ी को? जो है तो एम्प्लॉयर की बट मेंटेन आप कर रहे हो, मेंटेन एम्प्लॉय कर रहा है। अगर आप बोथ यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए क्या टैक्सेबल होगा? 900 पर मंथ और 600 पर मंथ एज पर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ कार, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, 1.6 सीसी अबव है तो 900 पर मंथ, 1.6 सीसी बिलो है तो 600 पर मंथ। ठीक है सर, ये भी ठीक है, समझ आ गया सर, समझ आ गया। तीसरा केस आया, अगर ऑन कर रहा है एम्प्लॉय, मतलब मेरी गाड़ी है, मेंटेन मेरा एम्प्लॉय का, मैंने गाड़ी खरीदी मर्सिडीज, एम्प्लॉयर ने कहा भाई तू इसको ऑफिस लेके आ, ऑफिस के काम से यूज़ कर या पर्सनली यूज़ कर। ठीक है, मेंटेनेंस को मैं करूँगा, मेंटेनेंस इसका पूरा मैं दूंगा। तो ABC 3 केस आ गए फिर मेरे पास। अगर मैं पूरी तरह से ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए परक्विजिट नहीं है, जो भी मालिक देगा। भैया मैंने कहा पूरी भैया ऑफिस के लिए मैंने मेंटेन करी है, मैं क्यों टैक्सेबल हो जाऊँ? एक्ट बोलता है ठीक है। उसके बाद पर्सनल पर्पज से यूज़ हो रही है, अगर गाड़ी किसकी है? मेरी, एम्प्लॉय की, मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉयर और यूज़ कर रहा है पर्सनल पर्पज से। ठीक है, तो मेंटेनेंस तो दे रहा है ना भाई, गाड़ी एम्प्लॉयर की नहीं है, गाड़ी आपकी है। ठीक है, तो आपके लिए डेप्रिसिएशन टैक्सेबल नहीं कर सकता लॉ मेकर, क्योंकि भाई आप बोलोगे डेप्रिसिएशन क्यों टैक्सेबल कर दोगे? भाई वो तो मैं अपना घर, मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है ना। लेकिन लॉ मेकर बोलेगा मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, आपका मालिक। तो आपके मालिक आपको जो भी मेंटेनेंस चार्जेस देगा वो आपके लिए कर दूंगा मैं टैक्सेबल। आपने कहा ठीक है जी। अब अगर उसी गाड़ी को आप यूज़ करते हो दोनों पर्पज से, गाड़ी किसकी है? मेरी, मैं ऑफिस के लिए भी जाता हूँ और खुद के लिए भी। यहाँ पर एक्ट कहता है, यहाँ पर भैया कोई स्टैच्यूटरी लिमिट नहीं है भैया, यहाँ पर सीधा सीधा रूल बनाऊंगा, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया किसने? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, दोनों पर्पज से यूज़ कर रहे हो। एम्प्लॉयर ने जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया किसने? मालिक ने। कम कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा कार की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1800 2400 जो मैंने ऊपर बताया। 1.6 सीसी होगा तो 1800 इंटू 12 जो भी अमाउंट आएगा वो, 2400 इंटू 12 जो भी अमाउंट आएगा वो लेस कर दिया जाएगा। किस में से? जो आपके एम्प्लॉयर ने उस पर खर्चा किया एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन केस अगर आपको ड्राइवर प्रोवाइड कर रखा है तो, अगर आपको जो ड्राइवर प्रोवाइड कर रखा है तो 900 रुपीज़ पर मंथ ड्राइवर के भी लेस कर दिए जाएंगे। जी हाँ, समझ गए? जी सर, जी सर, समझ गए। अगर पर्सनली यूज़ हो रही है, वही गाड़ी पर्सनली यूज़ हो रही है और अगर ड्राइवर आपको प्रोवाइड कर रखा है तो जो ड्राइवर की सैलरी होगी वो एक्चुअल में जो भी कर रखा होगा। ठीक है, बट जहाँ पर गाड़ी दोनों पर्पज से यूज़ हो रही है उस केस में अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया है आपको तो लिमिट ली जाएगी हमारी 900 पर मंथ की ड्राइवर की सैलरी ली जाएगी, हमारी स्टैच्यूटरी लिमिट। ठीक है, तीनों केसेस। इसके बाद चौथा केस कोई नहीं है, कोई भी केस इसके अलावा होता है तो कुछ भी करो गाड़ी के साथ वो हो जाएगी हमारी नॉट टैक्सेबल। जी सर, यहाँ पर ये खेल खत्म हुआ मोटर कार का। जी सर, जी आगे आते हैं। आपने बोला मैं तो मोर डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूँ। एक्ट ने, लॉ मेकर ने बोला जाइए अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेके आइए सारे खर्चों का। जी हाँ, अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेके आइए सारे खर्चों का, कि कहाँ कहाँ आपने गाड़ी चलाई, कहाँ कहाँ ऑफिस के लिए गई, कहाँ कहाँ किस लिए गई। ठीक है, तब जाके हम आपको दे देंगे हायर डिडक्शन। अगर एम्प्लॉयर लॉग बुक मेंटेन कर रहा है कि ऑफिस पर्पज से आप यहाँ गए वहाँ गए, सारा कुछ हिसाब किलोमीटर का है, तो आप वो हायर डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। अगर उसमें खर्चा ज़्यादा है तो एक्ट बोलता है भैया ये भी दे देंगे आपको। ठीक है जी सर, ये भी आपके लिए क्या कर देंगे हम? एग्जेम्प्ट। ठीक है, ड्राइवर का मैंने आपको बता दिया। अगर बोथ पर्पज से यूज़ हो रही है तो हम यूज़ करेंगे स्टैच्यूटरी लिमिट जो है 900 पर मंथ की। अगर बोथ पर्पज के अलावा पर्सनली यूज़ हो रही है, ठीक है, तो हम कर देंगे जो भी सैलरी ड्राइवर को पे कर रहे हो वो आ जाएगी परक्विजिट की वैल्यू। ठीक है, कन्वेंस फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज मैंने नोट फिर डाल दिया है, पहले 2 बार बता चुका हूँ, वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट हमारी। और किसी भी व्हीकल का यूज़ अगर हो रहा है ऑफिस से होम और होम से ऑफिस वाइस वर्सा तो हो जाएगा वो हमारा एग्जेम्प्ट, और मतलब वो परक्विजिट नहीं है। अगर आप मेरी गाड़ी, अगर मैं उसको ऑफिस ले आता हूँ फिर घर ले आता हूँ, ऑफिस ले आता हूँ फिर घर ले आता हूँ, इतना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारे लिए परक्विजिट नहीं है। या फिर एम्प्लॉयर की भी कार है, एम्प्लॉयर की कार या फिर बाइक मेरे को दे रखी है सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए, तो वो मेरे लिए परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। गॉट इट जी।
गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। रूल 3-4 बात करता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की। थोड़ी सी मैं स्पीड अपनी बढ़ाता हूँ। यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। सबसे पहला, अगर, जी हाँ, अगर 3 कंडीशन मैंने डाली हुई, वैसे 2 ही कंडीशन है, 2 कंडीशन बताता हूँ। अगर फैसिलिटी किसके नाम पर है, एम्प्लॉयर के नाम पर। जी हाँ, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी अगर किसके नाम पर है, एम्प्लॉयर के नाम पर, तो टैक्सेबल हो जाएगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में। जो मैंने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताई थी वो, अगर वो है एम्प्लॉय तो टैक्सेबल होगी। अगर जो फैसिलिटी किसके नाम पर है, एम्प्लॉय के नाम पर, तो टैक्सेबल किसके लिए होगी, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर अदर देन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के नाम पर है तो टैक्सेबल सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, क्या अमाउंट टैक्सेबल होगा वो सुन लीजिए आप। अगर एम्प्लॉय खुद के सोर्सेज दे रहा है, मतलब टाटा पावर अगर खुद की बिजली है उसकी, फिर आपको प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो जो भी उस बिजली की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयर को, वो हो जाएगी उसके लिए टैक्सेबल पर क्रेडिट उसके एम्प्लॉय के लिए। अगर एम्प्लॉयर बाहर से इस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसी दूसरी एजेंसी से आपको बिजली, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जो चार्जेस पे कर रहा है बाहर, वो आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल पर क्रेडिट, ठीक है। और एज यूजल जो भी अमाउंट आपसे चार्ज कर लेगा वो आप लेस कर देंगे उसमें से। उसके बाद रूल 3-5 की बात करते हैं। ये कहता है फ्री एजुकेशन। अगर आपके एम्प्लॉयर ने, जी हाँ, अगर आपके एम्प्लॉयर ने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की, किसको, आपको भी कर सकता है, आपके फैमिली मेम्बर को भी कर सकता है, जी सर। तो अगर कि आपको, जी हाँ, अगर आप एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी किसको दी, एम्प्लॉय को, तो टैक्सेबल नहीं है। अगर दी उसके फैमिली मेम्बर को, जी हाँ, अगर दी उसके फैमिली मेम्बर को, तो अगर उसका चाइल्ड है, मतलब एसएससी जो आप हो, आपका बच्चा है, तो उसके लिए एग्जाम्प्ट है 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर किसी और मेंबर को दी, ठीक है, तो जो भी उसको कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयर को, वो हो जाएगी टैक्सेबल, जी। अगर कोई खर्चा आपका रिम्बर्स किया एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कोई आपने किया, ठीक है, और वो आपको रिम्बर्स किया किसने, एम्प्लॉयर ने, तो हो जाएगा भैया वो पूरी तरह से टैक्सेबल, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, जी सर, जी, ठीक है। तो रिम्बर्समेंट का केस 2 ही तरह से आएगा। अगर रिम्बर्समेंट किया है, ठीक है, तो सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, जी। अगर किसी और तरह का केस है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का केस में टैक्सेबल है। एक चीज़ मैंने आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटी बताई थी, उसके बारे में मैं आपको यहीं पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के लिए किसी तरह का ट्रस्ट मेंटेन करता है, उस ट्रस्ट के अंदर उन एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन करता है, तो उनके लिए वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है, मतलब बेसिकली परक्विजिट ही नहीं है, जी सर। नोट 1 आप पढ़ लेंगे, एनी रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉय शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। रिम्बर्समेंट होगा अगर एजुकेशनल एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉय को होगा तो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो। अगर फैमिली मेम्बर को होगा या फिर उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को करेगा एम्प्लॉयर, तो भी हो जाएगा टैक्सेबल, बट वो किसके लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, जी सर। फैसिलिटी किसके लिए एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉय के लिए। बाकी कैसे टैक्सेबल है, बच्चे के लिए 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन है मैम, और बाकी अदर मेंबर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, कितनी, जो भी कॉस्ट एम्प्लॉयर को आएगी, ठीक है। रिम्बर्समेंट अगर कराओगे एजुकेशनल एक्सपेंडिचर का, तो हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल, चाहे आप हो या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, जी सर। ये हो गया मेरा। अब आते हैं रूल 36 ट्रांसपोर्ट पर। 2 कंडीशन की टैक्सेबिलिटी मैंने बताई है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए। सबसे पहला, अगर एम्प्लॉयर खुद ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में इंक्लूड है, तो जो नॉर्मल पब्लिक से चार्ज कर रहा है वो वैल्यू आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल, ठीक है। अगर दूसरा केस है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में नहीं है, ठीक है, वैसे ही आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बसेस वगैरह की प्रोवाइड करा रहा है आने जाने के लिए, तो जो एम्प्लॉयर को, और आप उसके एम्प्लॉय हो, तो जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट आ रही है उस फैसिलिटी की, वो आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल, जी सर। नोट में मैंने डाला हुआ है, इफ सच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ऑफ रेलवेज एयरलाइंस देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल, ठीक है। रेलवे और एयरलाइन के एम्प्लॉय को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एज एग्जाम्पल एयर होस्टेस जो एरोप्लेन में होती है, उसके लिए वैल्यू वो टैक्सेबल नहीं होती है आने जाने की, ठीक है।
एम्प्लॉयर बोलेगा आप यहाँ से बेंगलुरु गए थे, वहाँ से वापस आए हो, आपका भी किराया चार्ज करेंगे, तो दैट विल नॉट बी ए टैक्सेबल, ठीक है। और रेलवेज के केस में टीईटी वगैरह जो होते हैं। सेकंड केस मैंने लिखा है एज यूजल, कोई अमाउंट अगर आपसे चार्ज कर लिया एम्प्लॉय ने तो वो आपका हो जाएगा रिड्यूस, जो भी आपकी टैक्सेबल परसेंटेज निकल के आएगी, ठीक है। और होम से फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी, आपको घर से आने जाने के लिए कोई कैब दे रखी है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। रूल 37 की बात करेंगे, इंटरेस्ट फ्री कंसेशन रेट ऑफ लोन। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई लोन दिया है तो मैंने जैसा कि पहले बताया, अगर 20,000 रुपये से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई और केस है, 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन दे दिया है तो दूसरा केस उसमें ये भी था, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया आपने, आप डिसीज हो, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 20,000 से कम का होगा। इसके अलावा कोई और केस है 20,000 से ज़्यादा का है तो आपके लिए टैक्सेबल क्या होगा, उस टाइम पे जब आपको लोन दिया है, ठीक है, उस टाइम पे जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट होगा उस लोन का, ठीक है, वो ले लिया जाएगा और एम्प्लॉयर आपसे जो चार्ज कर रहा होगा उसमें से लेस कर दिया जाएगा, बाकी आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। लाइक एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया होम लोन 5% के रेट पर, जी सर जी, और एसबीआई का रेट है 8%, ठीक है, तो एसबीआई का रेट 8% कैलकुलेट करूँगा, लेस कर दूंगा, एम्प्लॉयर मेरे से 5% चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो बाकी का 3% जो रेट इंटरेस्ट आएगा वो मेरे लिए हो जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। अगर व्यूमेन और गर्ल स्टूडेंट है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 0.5% का कंसेशन प्रोवाइड कर रखा है। जी हाँ, जो भी आपकी टैक्सेबल, जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 0.5% का कंसेशन दे देंगे, सबसे पहले एसबीआई के में, उसके बाद एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है उसमें से। अब मैं बात करूंगा रूल 372 की, जो कहता है टूरिंग, ट्रैवलिंग, हॉलीडे एक्सपेंडिचर, एनी सच एक्सपेंडिचर इज पेड और बोर्न और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी फुल्ली टैक्सेबल इन एड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। टूरिंग, ट्रैवलिंग, हॉलीडे, इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया है, रिम्बर्स किया है वो खर्चा घूमने आने का, तो आपके लिए हो जाएगा पूरी तरह से टैक्सेबल। कंडीशन मैंने डाली हुई है 4। पहली कंडीशन, अगर एम्प्लॉयर खुद फैसिलिटी मेंटेन कर रहा है, लाइक एम्प्लॉयर का खुद का कोई टूरिज्म स्पॉट है, वहाँ पर घूमने गए तो आपके लिए हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी एज अदर एजेंसी ऑफर टू पब्लिक। एम्प्लॉयर या कोई टूरिज्म प्लेस है और वहाँ पर आप घूमने जाते हैं तो आपके लिए टैक्सेबल वो वैल्यू होगी उसी तरह की टूरिज्म फैसिलिटी कोई और एजेंसी प्रोवाइड कर रही है और वो पब्लिक से क्या चार्ज कर रही है, तो वो आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी टैक्सेबल, पहला केस। दूसरा केस, अगर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर है, मतलब एम्प्लॉयर ने बोला आप दुबई जाइए और ऑफिशियल टूर है हमारा, मीटिंग है, ऑफिशियल टूर पर जाइए, ठीक है, तो एक्सपेंस, जी हाँ, तो एक्सपेंस हाउस होल्ड के होंगे। अगर आप अपने साथ किसी मेंबर को ले जाते हैं तो वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि आप ऑफिशियल टूर पर गए। मान के चलिए अगर ऑफिशियल टूर आपका एक्सटेंड हो गया एज वैकेशन, आपके एम्प्लॉयर ने बोला चलो भैया घूमने तो गए हो आप, लेकिन क्या काम करो आप 3 दिन और, मतलब ऑफिशियल टूर खत्म हो गया, 3 दिन आप घूम फिर लो वहाँ पर, ठीक है, तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वैकेशन विल बी लिमिटेड टू सच एक्सटेंडेड पीरियड। आप 3 दिन से और ज़्यादा रुक के आ गए तो 3 दिन तक तो आपके लिए वो एग्जेम्प्ट रहेगा। जी हाँ, 3 दिन तक के लिए तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी फैसिलिटी। 3 दिन के बाद जो भी अगर रिम्बर्समेंट आप लोगे एम्प्लॉयर से, वो हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल, जी सर। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, हाउस होल्ड का कोई भी खर्चा, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो चाहे वो किसी भी तरह का टूर हो, एम्प्लॉयर ने दिया तो आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल, जी। एनी अदर केस, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने खर्चा किया वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नोट में मैंने एलटीसी का डाला हुआ है, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो कि आगे बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है ये प्रोविज़न, और जो भी अमाउंट से चार्ज कर देगा एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर, वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस आपकी फैसिलिटी में से, टैक्सेबल परक्विजिट निकलेगी उसमें से, ठीक है जी। फ्री मील्स, रूल 374 फ्री मील्स की बात करता है। अगर एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड कर रखा है फ्री मील, अदर देन जो मैंने आपको एग्जेम्प्टेड परक्विजिट बताई थी, टी स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इसके अलावा किसी तरह का मील आपको प्रोवाइड किया गया है, मान के चलिए मील प्रोवाइड किया ऑफिस आवर्स के अकॉर्डिंग ऑफिस प्रीमाइसेस में, तो 50 रुपीज़ पर मील इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, एग्जेम्प्ट है हमारा। अगर वाउचर दिया आपके एम्प्लॉयर ने कि जाइए मैकडीमर खाकर आ जाइए, तो वाउचर के लिए, वाउचर नॉन ट्रांसफरेबल है, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 70 रुपीज़ पर मील
300 टाइम इन अ ईयर। एकेडमिकली मैंने आपके लिए लिख रखा है मतलब, तो 70 रुपीज़ पर मील ये एग्जाम था, माइनस कर देंगे 50 रुपीज़ पर मील, बचा कितना 20 रुपीज़ पर मील। ठीक है, 20 रुपीज़ पर मील हो जाएगा टैक्सेबल, इनटू कितना दे रहा है 300 टाइम, एक साल में 300 बार, 300 मतलब हो गया हमारा 6000। तो 6000 हमारे लिए हो जाएगा टैक्सेबल उस केस में जी। अब आता है गिफ्ट वाउचर। जी सर, गिफ्ट वाउचर पढ़ेंगे हम। जी हाँ, आपके एम्प्लॉयर बहुत अच्छे हैं और आपको समय समय पर गिफ्ट वाउचर टोकन्स देते रहते हैं, जाओ और ऐश करो। ठीक है, उस केस में किस तरह से टैक्सेबल परक्यूट होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन, जी हाँ, और टोकन गिवन टू एम्प्लॉय को दिया गया किसी तरह का, इस तरह का, या फिर एम्प्लॉय के किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड की डेफिनेशन सेम है जो हमने पढ़ी थी, कहाँ पर सर आपने बताई तो थी, कहाँ पर बताई थी, अभी अभी पीछे बताइए, एजुकेशनल फैसिलिटी के अंदर। जी सर, तो हाउस होल्ड में वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी, अब सॉरी, ऐसा कोई गिफ्ट वाउचर टोकन आपको या आपके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को दिया हुआ है जी, तो आपके लिए किस पर, सेरेमोनियल ओकेशन पर या फिर अदरवाइज, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर ने दिया, टैक्सेबल हो जाएगा ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। जी हाँ, टैक्सेबल हो जाएगा सारे एम्प्लॉय के लिए वो। लेकिन गिफ्ट वाउचर और टोकन 5000 रुपये तक इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में टोटल मिला के 5000 तक का गिफ्ट वाउचर टोकन दिया है तो भैया आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 5000 से ऊपर का है तो हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन अगर कोई भी ऐसा गिफ्ट दिया जो कि कन्वर्टेबल इनटू कैश और या फिर कैश में दे दिया, या तो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, डायमंड रिंग दे दी, कन्वर्टेबल इनटू मनी है, आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपको 1,00,000 रुपये दे दिए, उस केस में आपको 5000 रुपये की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मिस श्रद्धा है, श्रद्धा ने रिसीव की एक रिस्ट वॉच 3000 रुपीज़ की 17/7/2009 को, और एक गोल्डन चेन 12,000 रुपये की 18/8/2019 को। टोटल मिला के इन्होंने 12 और 3 15,000 के गिफ्ट रिसीव कर लिए। जी सर, पहली चीज़ आप बताएंगे क्या टैक्सेबल परक्यूलेट होगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले केस में बता देता हूँ। 12,000 और 3,000 दोनों को मैंने ऐड किया, 15,000 हो गए, और मेरे को एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 5,000 की। जी हाँ, 5,000 की। यहाँ पर कोई भी गिफ्ट कैश में नहीं दिया गया है, तो हम 12 और 3 15 में से लेस कर देंगे हम 5,000, बचेगा हमारे लिए 10,000, और 10,000 हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूट किसके लिए, मिस श्रद्धा जी के लिए। जी हाँ, 2 और 3 आप खुद से कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, और जाइएगा हमारी वेबसाइट पर www.taxationforyou.life। जी हाँ, उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे रखी है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला ये लो क्रेडिट कार्ड और आप इसको यूज़ करो, अगर आप उसको पूरी तरह से ऑफिस पर्पज से यूज़ कर रहे हो तो हो जाएगा आपके लिए एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड आप पूरी स्टेटमेंट कार्ड की आप उसको दोगे, अपनी रिटर्न भरते टाइम डालोगे कि ये लो भैया मेरे कार्ड की स्टेटमेंट, मैंने सब कुछ ऑफिशियल पर्पज से यूज़ किया। इन एनी अदर केस, अगर एम्प्लॉयर ने, अगर आप ऑफिस पर्पज से यूज़ नहीं करते, पर्सनल भी करते हो या फिर कुछ और भी करते हो, उस केस में अगर एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली पे कर रहा है बिल, जी हाँ, तो आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर रहा है आपका बिल, तो वो रिड्यूस कर दिया जाएगा उस अमाउंट से जो आपने पर्सनली अपने लिए खर्चे किए। ठीक है, और हो जाएगा टैक्सेबल बचा हुआ। जी हाँ, और अगर रिम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉय तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा रिम्बर्स। अगर डायरेक्टली पे कर दिया एम्प्लॉयर ने बिल तो जो आपने खर्चे किए वो लेस करके बाकी हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। ठीक है, और अगर रिम्बर्स कर रहा है आपको खर्चा एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड का तो आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। जी सर, रूल 3(7) और 7 की बात करते हैं हम। ये कहता है यूज़ ऑफ मूवेबल असेट। ठीक है, बट वो मूवेबल असेट अदर देन कार इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, कार इलेक्ट्रॉनिक का हम आगे बताएंगे। जी सर, और मूवेबल असेट अगर वो 10 साल तक यूज़ कर लिया तो हो जाएगा हमारे लिए एग्जेम्प्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो एनी एम्प्लॉयर अगर मूवेबल असेट कोई भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ठीक है,
अपने एम्प्लॉय को या फिर एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड या फिर किसी भी मेंबर को उसके घर में प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी? सर उस केस में आप करेंगे जो मैंने आपको ए और बी पॉइंट डाले हुए हैं जी। अगर एसेट ऑन करता है एम्प्लॉयर खुद तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर एसेट ऑन नहीं करता है, जी हाँ, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट अगर आपने एम्प्लॉयर का कोई किया है या आपके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ने अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उसकी बात हम आगे करेंगे रूल 378 के अंदर, तो इसके अलावा कोई भी मूवेबल सेट अगर आप यूज़ करते हैं जो कि एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, अगर एम्प्लॉयर खुद उसका मालिक है तो 10% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू का टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। और अगर एम्प्लॉयर खुद उसका मालिक नहीं है तो जहाँ से उसका किराया देता है, मतलब जिसको किराया हायर चार्जेस पे करता है, वो आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप मैंने बता दिया है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो अगर कोई भी अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने चार्ज किया आपसे, वो आपके लिए उस अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी गांठ मान लीजिए, जितनी भी परक्विजिट होंगी, अलाउंसेज होंगे, अगर आपने खुद से कोई खर्चा कर लिया तो आपकी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू में से वो लेस कर दिया जाएगा। अब आते हैं रूल 37। मैंने यहाँ पर गलत बाई मिस्टेक, यहाँ पर रूल 37 ये 8 है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो इफ़ द सेल प्राइस इज़ लेस देन द WDV, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने आपको सेल किया, ठीक है, एसेट सेल किया, कोई मूवेबल एसेट, मान के चलिए एम्प्लॉयर ने आपको कोई गाड़ी सेल की, ठीक है, उस गाड़ी का मालिक कौन है भाई? एम्प्लॉयर। उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा होगा, जी सर जी कर रहा होगा वो। तो जितने, मान के चलिए आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी आपको सेल की 100 रुपये की, जी, और जब आपको गाड़ी सेल की उस ईयर की एंड क्लोजिंग WDV जो थी, सॉरी ओपनिंग WDV जो थी, वो थी हमारी लेट से 50 रुपये, लेट से 50 रुपये। ठीक है। तो जो डिफरेंट वैल्यू होगा वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा। सर मुझे नहीं समझ आया, बिल्कुल अभी मैं आपको समझाऊंगा। लेट से आपके एम्प्लॉयर ने वो गाड़ी ली 2000 रुपये की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 100 रुपये का, ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया 100 रुपये का। सर ये कैसी बात हुई? 2000 पे 100, मान लीजिए अदरवाइज तो मोटर कार में 30% का डेप्रिसिएशन है और 15% का, लेकिन मान लीजिए आप 100 रुपये का लगाया, ठीक है, तो 2000 पे 500 का ले लीजिए, 2000 पे 500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया तो WDV आई उसके लिए 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपये आएगी WDV। अब एम्प्लॉय ने आपको कितने का सेल किया? एम्प्लॉयर ने आपको वो सेल कर दिया, लेट से आपको सेल कर दिया 1500 की जगह आपको बेच दिया 700 रुपये का, ठीक है, WDV कितनी थी? 1500, आपको कितने का बचा? 700 का, तो बचा कितना? 800। 800 हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। जी सर, टैक्सेबल वैल्यू इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। एक बड़ा एग्जांपल और देता हूँ। लेट से 3 लाख रुपए की परचेज वैल्यू थी एम्प्लॉयर के लिए और उसने डेप्रिसिएशन उस पर 20% का लगा दिया, 60,000 रुपये। WDV उसके लिए बची 2,40,000 रुपये। जी सर ये क्या कह रहे हो आप? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं सर, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो फिर क्यों टोक रहे हो? 2,40,000 रुपये की वैल्यू बची, एम्प्लॉयर ने दे दिया 50,000 रुपये का, बचा कितना? बचा कितना? 1,90,000 रुपये। वो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। जी हाँ, नोट में मैंने डाला हुआ, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे हम पार्ट ऑफ द ईयर के लिए। अगर बीच में सेल किया है तो उस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे हम, मतलब उससे पहले की जो ओपनिंग WDV होगी उस साल की वो ले लेंगे। और अगर एम्प्लॉयर ने मिड ऑफ में परचेज किया है कोई एसेट तो उस पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन केस ऑफ परक्विजिट वैल्यू। जी सर जी।
सर अब आते हैं मेडिकल फैसिलिटी प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17 क्लॉज 2। सर ये तो एमसीक्यू की बात भी करता था, बिल्कुल एमसीक्यू की बात करता था। तो सेक्शन 17 की बात करेंगे, किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी एम्प्लॉय को या फिर उसके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, और किसी तरह का मेडिकल बिल का रिम्बर्समेंट किया स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए, रूल 3A वाली, ठीक है, तो उस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। कब? अगर वो इंडिया, विद इन इंडिया किया गया है, ठीक है जी। और एम्प्लॉयर ने किसी तरह का आपके लिए या फिर आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिम्बर्समेंट किया, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे आपने किया, एम्प्लॉयर ने आपको रिम्बर्स कर दिया वो खर्चा, तो आपके लिए हो जाएगा वो भी एग्जेम्प्ट। जी सर। जी, तो अब मेडिकल फैसिलिटी अगर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो मेडिकल का खर्चा है वो, और जो रहने की कॉस्ट है, जी हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टे है, वो एक पेशेंट और एक अटेंडेंट, मतलब एक पेशेंट अलाउ करेगी और आपके लिए एक आपके साथ बंदा केयर टेकर रह सकता है, ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ स्टे वो हो जाएगा आपके लिए एग्जेम्प्टेड। कब तक? जितना आरबीआई परमिट करेगी। जी हाँ, आरबीआई के परमिटेड वैल्यू में जो भी अमाउंट आएगा उतना आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। किस केस में? स्टे के केस में और एक्सपेंडिचर के केस में, ठीक है। स्टे के केस में आप खुद और आपके साथ एक अटेंडेंट, मतलब पेशेंट और वन केयर टेकर। अगर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है तो क्या होगा? उस केस में एग्जेम्प्ट होगा सिर्फ तब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जी हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम मेडिकल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ स्टे का जो है, इसको हटाने के बाद, ठीक है, 2 लाख रुपए पर एनम से एक्सीड नहीं करती है। सोच कर देखिए, क्या आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर एनम होगी? आपका एम्प्लॉयर आपको बाहर बीमारी का इलाज कराने के लिए भेजेगा? नहीं सर, नहीं। ये प्रोविज़न बस हमको परेशान करने के लिए डाला हुआ है, ठीक है जी सर। नोट आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, सीलिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट परक्विजिट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे परक्विजिट शैल बी इंक्लूडेड। जी हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते टाइम हम परक्विजिट स्टे का और कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर का ये परक्विजिट ऐड कर लेंगे वैल्यू में, सैलरी की कैलकुलेशन में, ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकालते टाइम, ठीक है जी। ABCDE आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब आता है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 5 कहता है, इफ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल ऑन लीव विद हिज फैमिली एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर देन सच रिम्बर्समेंट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। जी हाँ, अगर एम्प्लॉय ट्रैवल पर जाता है छुट्टियों में अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने बीवी के साथ, जी हाँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है, तो जितना भी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा और एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स करेगा वो हो जाएगा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। जी हाँ, कंडीशन मैंने डाली हुई है। जर्नी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, जी। जर्नी ड्यूरिंग सर्विस हो सकती है या फिर आफ्टर रिटायरमेंट, कोई मैटर नहीं करता है। एम्प्लॉयर आपको प्रेजेंट या फॉर्मर, कोई मैटर नहीं करता है। और इन केस ऑफ जर्नी अगर अलग अलग जगह पर गए हो आप, तो एग्जेम्पशन आपके लिए लिमिटेड हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम वन प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द फारदेस्ट प्लेस पॉइंट रीच बाय द शॉर्टेस्ट रूट। मान के चलिए आप गए दिल्ली से शिमला, जी हाँ, आप गए दिल्ली से शिमला और आपने कहा दिल्ली से अमृतसर जाऊँगा, अमृतसर से बठिंडा जाऊँगा, बठिंडा से जालंधर जाऊँगा, फिर जाऊँगा मैं शिमला, तो उस केस में आपको जो आपकी एग्जेम्पशन होगी वो लिमिटेड होगी, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। अगर आप दिल्ली से सीधा शिमला जा सकते हैं, आपको अमृतसर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी एग्जेम्पशन सिर्फ दिल्ली से शिमला का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा और उतनी ही आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी LTC की ट्रैवलिंग कॉस्ट के रिलेशन में, ठीक है जी। एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टे कॉस्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। जी हाँ, ट्रैवलिंग का खर्चा आपको एग्जेम्प्ट है 10 क्लॉज 5 के अंदर, लेकिन स्टे कॉस्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है।
जी। एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड ऑन द ट्रैवल। जी हाँ, एक्चुअली इनकर्ड जो ट्रैवल पे हुआ है उतना अमाउंट के लिए आपका एग्जेम्प्टेड जो एग्जेम्पशन है वो लिमिटेड है। जी हाँ, तो LTC 1 2 3 4 5 6 केसेस अगर सेटिस्फाइड हैं तो आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट। सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट आपके लिए होगी एग्जेम्प्ट, स्टे कॉस्ट एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जी हाँ, नोट्स मैंने डाला हुआ है, आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसमें ब्लॉकिंग पीरियड क्या होता है, मतलब 4 कैलेंडर ईयर्स में आपको 2 जर्नीज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब 4 साल में 2 जर्नीज की एग्जेम्पशन आपको मिलती है ट्रैवल के केस में। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 आप खुद पढ़ लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या है, सेविंग डिवाइस है एक तरह से सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए। आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन जो होता है वो काटा जाता है, एम्प्लॉयर काटता है और सेम पोर्शन को वो खुद कंट्रीब्यूट करता है और एक प्रोविडेंट फंड होता है, एक फंड जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, उसमें डिपॉजिट कराता है। ठीक है, तो 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है हमारे, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में करेगा तो टैक्सेबल नहीं है आपके लिए। RPF में करेगा तो 12% ऑफ सैलरी तक, सैलरी नीचे लिखी हुई है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 12% ऑफ सैलरी तक आपके लिए एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। URPF में करता है तो टैक्सेबल नहीं है, PPF में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन SPF के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C की। जी हाँ, और RPF के अंदर भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C की। जी हाँ, URPF के लिए एप्लीकेबल कोई डिडक्शन नहीं है आपको, PPF में भी आपको 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट अगर मिलता है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट मिला अगर आपको SPF के केस में तो टैक्सेबल नहीं होगा। RPF के केस में मिला तो अप टू 9.5% ऑफ सैलरी तक आपको एग्जेम्प्ट होगा। URPF में नॉट टैक्सेबल और PPF में नॉट टैक्सेबल। लमसम विड्रॉल आपने अगर किया SPF से किया तो नोट 1 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है लमसम विड्रॉल। ठीक है, इन URPF इज ओनली टैक्सेबल ऑन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। सिर्फ URPF के केस में लमसम विड्रॉल जो होगा वो टैक्सेबल होगा, वो भी वो पोर्शन जो एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूट किया होगा, अदरवाइज आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। RPF, URPF, PPF नॉट टैक्सेबल, URPF, PPF के केस में तो लमसम विड्रॉल अवेलेबल होता ही नहीं है। जी सर, उसके बाद नीचे नोट डाला हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अंडर सेक्शन 80 CCD। ये न्यू अमेंडमेंट है, न्यू सेक्शन लॉन्च हुआ है। ठीक है, इस केस में अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो उसकी डिडक्शन आपको 80 CCD में मिल जाएगी और सैलरी के लिए आपके लिए पूरा हो जाएगा टैक्सेबल। डिडक्शन आपको देती है 80 CCD के लिए। ठीक है जी सर, उसके बाद हम डिडक्शन एंड करते हैं इस चैप्टर को डिडक्शन के साथ। सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन बताई गई है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स। जी हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी 50,000 रुपये और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। जी हाँ, जितना आपका अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी होगा और 50,000 रुपीज़ विच एवर इज लोअर विल बी योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सेक्शन 16 क्लॉज 2 बात करता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप ऐड कर लेंगे सैलरी में, बाद में आप उसको डिडक्शन दे देंगे। कैसे, जितना एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया 5,000 रुपीज़ और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सैलरी का मतलब साफ है यहाँ पर, जो बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, डी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ABC विच एवर इज लोअर विल बी योर डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर, जी हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले आप सैलरी में ऐड करेंगे फिर डिडक्शन लेंगे। अगर आपने खुद ने पे किया है तो आप सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप 16(3) में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारा सैलरी का चैप्टर ख़त्म होता है, सैलरी का हेड ख़त्म होता है पूरा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारी वेबसाइट पर आकर कॉन्टैक्ट कीजिए हमें www.taxationforyou.live और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है,
और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वेबसाइट पर आपके लिए पूरी तरह से फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।